प्यारे 7th क्लास के बच्चों, आप सभी को मिठाई वाला पाठ करवा दिया गया है। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। आपने जब इस पाठ को पढ़ा तो इसमें बहुत सारे पात्र आए थे, रोहिणी, मिठाई वाला और भी बहुत सारे। तो आपने ये पाठ बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है, तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि मिठाई वाला एक जो है ऐसा व्यक्ति था जिसके बच्चे किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उसकी फैमिली ख़त्म हो जाती है और वो अच्छे परिवार का था, लेकिन वह अपने बच्चों की याद के कारण जो है गलियों में बच्चों के साथ मुरली वाला और मिठाई वाला बनकर उनको अलग अलग चीज़ें बेचता है। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि बच्चे एक ही चीज़ से उगता ना जाएं, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद क्यों आता था, क्योंकि वह अपने फ़ायदे की चिंता ना करके अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतज़ाम में उसको समय लग जाता था। वस्तुओं की जो है उसको सोचना पड़ता था कि वह कौन सा ऐसा सामान ले जिसकी वजह से बच्चों में उत्सुकता बनी रहे। तो बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। प्रश्न दूसरा है, मिठाई वाले में से कौन से वे गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों को बेचना या उनकी विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में ना रहकर बच्चों से अपनत्व, अपनापन, कोमल और मधुर वाणी में बोलना, प्रेम पूर्वक व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न तीसरा है कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष में के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। इस प्रकार से लेकिन एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों बेचे, और लेकिन फिर भी वह बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उसको फिर भी ग्राहक जो है खुश नहीं होता। ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह करता है और सोचता है कि इसने ये मुझे सामान महंगा दिया। प्रश्न है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बड़े चंचल उठते बच्चे और उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यान यानी कि जो बगीचे में बच्चे खेल रहे होते थे, वो जो है इटलाते हुए बच्चे अपने जूते टोपी सब कुछ भूलकर उसको घेर लेते और अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। ये अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह अपनी उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाले भी इसी तरह मधुर आवाज़ में गाता था और खिलौना बेचा करता था, और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी की तरह था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गाकर मुरली बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज एक सा था। यहाँ प्रश्न है कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया। प्रश्न 6 का उत्तर है कि मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि किसी समय उसकी भी सुखी संपन्न एक फैमिली थी यानी परिवार था, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया। अब वह अपने मृत बच्चों की झलक यानी जो उसके बच्चे मर गए थे उनकी याद में दूसरे बच्चों के चेहरे पर वो खुशी देखने आता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष और धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि उसको बहुत अच्छा लगता है जब वह किसी बच्चे को मुरली देकर उसके चेहरे पर खुशी देखता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि अब यहाँ पर मुरली वाला सोचता है, कहता है कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा।
प्रश्न का उत्तर है कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई। आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन दिखाया, अपना भाव दिखाया। जैसे आपसे कोई प्यार से बोल दे तो आप कहते हैं कि चलो अब इस बार हम इसकी मदद करेंगे, या इसको हम जो है पैसे ना लेकर इसका काम वैसे बिना पैसों के ही कर देंगे। तो इसी प्रकार से मिठाई वाला भी सोचता है कि जो रोहिणी है अब मैं उससे पैसे नहीं लूँगा, और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास रोहिणी ने किया। उसे रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नज़र आई, यानी कि चुन्नू मुन्नू के समान ही उस मिठाई वाले के बच्चे होंगे, तो उसको चुन्नू मुन्नू अपने बच्चों के समान ही दिखाई दिया। इस प्रश्न में कि इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, क्या आज की औरतें भी चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो आप प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, आज की कुछ पिछड़ी ग्रामीण महिलाएं, रूढ़वादी और कुछ जाति विशेष में कुछ परिवारों में पर्दा का प्रचलन है। मेरी राय में यह बिल्कुल ठीक नहीं है या उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, यानी कि स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से आज़ाद रूप से आज़ादी के साथ घूमने फिरने से मना करती है, बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। जब वो बाहर निकलेंगी नहीं तो उनकी उन्नति या प्रगति कैसे होगी? तो इस बात का जो है हम समर्थन नहीं कर सकते कि पर्दा होना चाहिए। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती हैं। जब हमारा देश इतना 21वीं सदी की में चल रहा है, तो हमारे देश में इस तरह की प्रथाएं हमारे देश के लिए क्या हैं? कलंक के समान है। तो इस प्रकार की प्रथाएं नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें लिखा है कि हाट मेले वगैरह में आपको जो चीज़ें आकर्षित करती हैं उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होता है? आप उनके नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न की इतनी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न भाषा की बात पर आएंगे कि मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग किया गया है इसमें। जैसे कि यह एक प्रत्यय के समान है तो वाला लगाया गया है संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में, जैसे मिठाई वाला, हल वाला, फल वाला। तो इस तरह से आप शब्द पूरे कर सकते हैं और यह पाठ आपका पूरा होता है। सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे।